ठीक है बेटा, अब देखो हमने अभी तक क्या क्या कवर किया है इस लेक्चर में। अभी तक हमने सीखा है थायराइड ग्रंथि के बारे में, थायराइड ग्रंथि के हार्मोन्स, और हमने उसके कार्य सीखे थे। ये हमने थायराइड हार्मोन के कार्य लिखे थे, और हमने साथ ही साथ पैराथायराइड के बारे में लिखा था कि पैराथायराइड ग्रंथि से जो पैराथ हार्मोन आता है उसके क्या क्या कार्य होते हैं। जिससे आपने ये सीखा था बेटा कि ये जो थायराइड का कैल्सिटोनिन है और ये जो पैराथायराइड का पैराथ हार्मोन है, ये एक दूसरे से विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। एक कैल्शियम को कम करता है ब्लड में और एक ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाता है। ठीक है, ये तो हो गया थायराइड के हार्मोन और पैराथायराइड के हार्मोन के कार्य, T3 T4 के कार्य, कैल्सिटोनिन का कार्य और पैराथ हार्मोन का कार्य। अब हमको करना है नेक्स्ट बेटा, इसमें नेक्स्ट यहां पर करेंगे थायराइड ग्रंथि के हार्मोन्स के स्रवण के अल्प या अति हो जाने की वजह से क्या क्या विकार हो सकते हैं शरीर में। यानी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थायराइड के विकार, थायराइड के विकार। ठीक है, अब सोचो तुम विकार कैसे कैसे हो सकता है। हो सकता है थायराइड का विकार इसलिए हुआ है क्योंकि थायराइड पर कोई आक्रमण हो गया हो, या उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया हो, किसी चीज का संक्रमण हो गया हो। तो ऐसा होने की वजह से उसकी कोशिकाएं सड़ रही हैं या मर रही हैं या कम काम कर रही हैं या उनकी संख्या कम हो गई है। ऐसे किसी भी कारण की वजह से क्या होगा, थायराइड ग्रंथि से थायराइड हार्मोन यानी T3 T4 के स्रवण में कमी आएगी। अगर कमी आती है बेटा तो हम उसको क्या कहते हैं, हाइपो। हाइपो मतलब कम होना, हाइपो मतलब कम होना। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं अल्प, अल्प थायराइडता, अल्प थायराइडता। ठीक है, इसको कहते हैं बेटा अपन हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपोथायरॉइडिज्म। क्योंकि अब इसमें हुआ क्या है, T3 T4 के कमी से थायरॉइडिज्म हुआ है, मतलब थायराइड में दिक्कत हुई है और वो दिक्कत क्या है, T3 और T4 की कमी। दूसरा क्या हो सकता है, T3 T4 का स्राव बढ़ सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि थायराइड ग्रंथि का कैंसर हो गया, अगर उसमें अर्बुद बन गया है, कैंसर बन गया है, तो नंबर ऑफ कोशिका बढ़ जाएगी, कोशिका की संख्या बढ़ेगी तो स्राव भी बढ़ेगा T3 और T4 का। और इसीलिए दूसरा होता है बेटा हाइपर, यानी ज्यादा होना, अधिक होना, और इसको आप इसीलिए बोल सकते हैं हाइपर थायरॉइडिज्म, हाइपर थायरॉइडिज्म। थायराइड में अति स्राव हो रहा है तो आप इसको बोलेंगे अति थायरॉइडता, अति थायरॉइडता। तो एक होती है बेटा अल्प थायरॉइडता और एक होती है अति थायरॉइडता, जिसमें T3 और T4 का सिंपल है, यहाँ पर थायराइड हार्मोन T3 T4 का स्राव, T3 और T4 का स्राव में कमी आ जाएगी, और यहाँ पर थायराइड हार्मोन्स यानी T3 और T4 के स्राव में अधिकता आएगी, ये बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कि कौन सी ऐसी बीमारी है, मान लो किसी को अल्प थायरॉइडता हो गई, हाइपोथायरॉइडिज्म हो गया, तो उस बीमारी को क्या कहेंगे। आपने बहुत कॉमनली ऐसा सुना होगा, ज़्यादातर महिलाओं में सुना होगा, मिड एज की महिलाओं में, कि थायराइड की दिक्कत है इसलिए बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रखा है, या फिर यहाँ पर सूजन होती है बहुत ज़्यादा, बहुत आम तौर पर आपने सुना होगा। इसमें क्या होता है ना बेटा कि उस पेशेंट को मॉर्निंग में उठते ही थायराइड का एक मेडिसिन लेना होता है। अगर कॉन्टिन्यूअस वो मेडिसिन लेते हैं तो उस मेडिसिन का कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता तो कम करते जाते हैं डॉक्टर, बट वो गोलियां कभी भी लेनी बंद नहीं होती हैं, बिकॉज जैसे ही उनको कंप्लीटली छोड़ते हैं वैसे थायराइड फिर से बढ़ जाता है। क्योंकि इसमें क्या है, थायराइड हार्मोन्स को ठीक रखने के लिए उन महिलाओं को या उन वयस्कों को या उन लोगों को बहुत ज़्यादा अपना डाइट, एक्सरसाइज, सब चीज़ का नियमन करते रहना होता है। अगर वो हेल्दी लाइफस्टाइल में नहीं है तो थायराइड पूरी तरह आसानी से ठीक नहीं हो पाता। बिल्कुल हो सकता है, पर एक अच्छे लाइफस्टाइल, अच्छे खान पान और उस थायराइड का ध्यान रखते हुए जितनी भी चीजें डॉक्टर ने बताई है उसको करने के बाद, तो क्या होता है, यहाँ पर ये जो सूजन होती है जिसको आप गोइटर कहते हो, गलगंड कहते हो, वो किसकी वजह से होती है, हाइपोथायरॉइडता की वजह से होती है। तो इसके अंदर पहला रोग आता है बेटा गलगंड, गलगंड। अगर गलगंड के आगे कोई शब्द नहीं लगा है तो आप इसको सामान्य गलगंड समझेंगे। ठीक है, ये सामान्य गलगंड हुआ है, सामान्य गलगंड।
ठीक है, यानी और इंग्लिश में इसको कहते हैं बेटा सिंपल गॉइटर, सिंपल गॉइटर, ठीक है, गलगंड यानी कि गॉइटर। बेटा आमतौर पर ये वाला जो गलगंड है ये किस कारण से होता है, मान लो भोजन में यानी डाइट में आयोडीन की कमी है, तो तुम ही बताओ आयोडीन नहीं है तो आयोडोथायरोनिन, ट्राई आयोडो, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, इसमें 3 आयोडीन और इसमें 4 आयोडीन लगा है। आयोडीन की कमी होगी तो T3 T4 बनने में भी कमी हो जाएगी। तो अगर डाइट में, खान पान में, खाद्य पदार्थ में आयोडीन की कमी है तो बेटा शरीर में T3 और T4 का संश्लेषण नहीं हो पाएगा और इसमें भी कमी आ जाएगी। अगर इसमें कमी आ गई तो गलगंड होगा, सामान्य गलगंड, सामान्य गलगंड की बात कर रहे हैं। यानी सामान्य गलगंड थायराइड हार्मोन्स के अल्प स्त्राव की वजह से होता है, और वो अल्प स्त्राव इसलिए हुआ है क्योंकि खाद्य पदार्थों में आयोडीन की कमी रह गई है, ठीक है। और इसका लक्षण क्या आता है, यहां पर थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, यानी थायराइड ग्रंथि में सूजन होगी, शोथ होगा, ठीक है, शोथ हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाएगी, ठीक है। अब आते हैं कि थायराइड ग्रंथि में सूजन से आप बिल्कुल भी ये नहीं समझ सकते हैं कि सूजन आई है मतलब अति स्त्राव होगा। देखो अल्प स्त्राव का केस पढ़ रहे हैं पर थायराइड में सूजन आई है, तो थायराइड में सूजन ये नहीं बताती है कि अल्प स्त्राव हुआ या अति स्त्राव हुआ है। बेटा देखो यहाँ पर दिक्कत हुई है, चाहे अल्प स्त्राव हो या अति स्त्राव हो तो सूजन ही होगी ना, ये और अंदर तो घुस नहीं जाएगा, यहाँ पर सूजन ही तो होगी, चाहे अल्प स्त्राव हो या अति स्त्राव हो। तो आप यहाँ की सूजन से पता नहीं लगा सकते हैं कि पेशेंट को अल्प स्त्राव की दिक्कत है या अति स्त्राव की दिक्कत है, ठीक है। आइए अब क्या है, एक चीज और आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि डाइट में आयोडीन की कमी होने के कारण ही बहुत आम तौर पर जो पहाड़ी इलाकों में लोग रहते हैं, पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं उसमें बहुत सामान्य है, ये बहुत कॉमनली आमतौर पर सुना जाता है कि उनको गॉइटर की दिक्कत है, यानी उनको गलगंड की दिक्कत है। इसलिए बेटा क्योंकि यहाँ पहाड़ी इलाकों में ना आयोडीन का बहुत शॉर्टेज होता है, आयोडीन कम होता है, वहाँ की मिट्टी में, सॉइल में आयोडीन कम है, इसीलिए उनके खाद्य पदार्थों में जितने भी क्रॉप्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं जो वो खाते हैं प्लांट्स, उनमें आयोडीन कम होता है, इसीलिए उनके खाद्य पदार्थों में भी आयोडीन कम होता है। आई नो, मेरे को पता है कि आपको लग रहा होगा कि नमक में तो आयोडीन हो सकता है, बिल्कुल बेटा नमक में आयोडीन होता है, होना जरूरी भी है, पर हम जो और भी बहुत सारा खाना खाते हैं, जितने भी खाद्य पदार्थ खाते हैं, प्लांट खाते हैं, सबसे हमको कुछ ना कुछ जरूरी एलिमेंट मिलते हैं। तो हमको बहुत सारे प्लांट से आयोडीन भी मिलता है और वो उनको नहीं मिल पाता या कम मिलता है क्योंकि वहाँ की मिट्टी में आयोडीन कम है, ठीक है। तो इसलिए पहाड़ी इलाकों में ज्यादा सुनने को मिलता है। ये हुआ पहला। एक और रोग आता है बेटा जिसको हम कहते हैं क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म। ये जो क्रेटिनिज्म है, ये क्रेटिनिज्म भी बेटा आयोडीन T3 T4 थायराइड हार्मोन के अल्प स्त्राव की वजह से होता है। क्रेटिनिज्म T3 और T4 के अल्प स्त्राव की वजह से होता है। तो तुम बोलोगे मैम इसमें और उसमें फिर अंतर क्या है, दोनों तो अल्प स्त्राव से ही हो रहा है, आपने दो बीमारियां क्यों लिखी? क्योंकि बेटा इसमें आयोडीन की कमी से हुआ है, पर यह भी तो हो सकता है कि आयोडीन है पर किसी और कारणवश, कुछ मान लो थायराइड ग्रंथि पे कोई आक्रमण हो गया है, संक्रमण हो गया है, इसलिए T3 T4 नहीं निकल पा रहा, या टायरोसिन अमीनो अम्ल जो कि थायरोनिन बनाने का अग्रगामी होता है, प्रीकर्सर होता है, उसकी कमी हो गई है शरीर में अमाइनो एसिड की, इसलिए थायरोनिन नहीं बन पा रहा, तो इसलिए आयोडोथायरोनिन नहीं बन पाएगा। किसी भी कारणवश अगर कोई भी और कारण है जिसकी वजह से आयोडीन है पर कोई और कारण है जिसकी वजह से अगर T3 और T4 हार्मोन में कमी आ रही है तो उसको हम बोलते हैं, उसके अल्प स्त्राव के कारण होने वाली बीमारी को हम कहते हैं क्रेटिनिज्म, ठीक है। ये जो क्रेटिनिज्म है बेटा जनरली बच्चों में होता है, क्रेटिनिज्म बच्चों में होता है। एक मिनट, देखो
ये जो क्रेटिनिज्म की बीमारी है ये बच्चों में T3 T4 यानी थायराइड हार्मोन्स के अल्प स्राव के कारण होती है, अल्प स्राव के कारण होती है। ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है T3 T4 के कम होने का। तो अगर किसी बच्चे में T3 T4 का अल्प स्राव हो रहा है तो उसको क्रेटिनिज्म हो जाएगा। मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड्स में भी ये बताया था कि किसी भी बच्चे की ग्रोथ के लिए वृद्धि हार्मोन और थायराइड हार्मोन मिलके बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। जैसे वृद्धि हार्मोन होने की वजह से बच्चे की ये फिजिकल वृद्धि अच्छे से हो पाती है, साथ ही साथ थायराइड हार्मोन भी इस वृद्धि के लिए होना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ बच्चे के मानसिक विकास और लैंगिक विकास के लिए थायराइड हार्मोन बहुत ज़रूरी होता है। तो अब थायराइड हार्मोन नहीं होगा तो बच्चे का विकास ठीक से नहीं हो पाएगा। तो ऐसे बच्चे में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे? ऐसे बच्चे में एक तो बौनापना हो जाएगा बेटा, बौनापना हो जाएगा, मतलब बच्चे में शारीरिक विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा। और क्या हो जाएगा बेटा? मंद बुद्धि होगा बच्चा, मतलब कि बच्चे का मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाएगा, यानी कि बच्चे का लो आईक्यू होगा, उसके दिमाग का जो इंटेलिजेंट क्वोशंट होगा कि वो कितना इंटेलिजेंट है वो कम होगा। ठीक है, एक ही बात है ये। उसके अलावा बेटा ऐसे बच्चे में आप देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है थायराइड हार्मोन, ऐसे बच्चे में मूक बधिरता देखने को मिलती है। ये मूक बधिरता क्या होती है? मूक बधिरता मतलब डेफ म्यूटिज्म। डेफ म्यूटिज्म होता है मतलब वो बच्चा गूंगा बहरा दोनों होगा। आपने ऐसा सुना होगा कि जनरली जो सुन नहीं सकता वो बोल भी नहीं सकता। अगर किसी छोटे बच्चे में थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है और उसको क्रेटिनिज्म हो गया तो उसमें भी मूक बधिरता यानी डेफ म्यूटिज्म देखने को मिलेगा, यानी वो बच्चा बहरा और गूंगा दोनों होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है छोटी उम्र में इन हॉर्मोन्स का सही क्वांटिटी में सही स्तर पर सिक्रीट होना, श्रवण होना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में देखी जाती है बेटा? क्रेटिनिज्म में। अब ये क्रेटिनिज्म देखो और कैसे हो सकता है? हो सकता है कोई माता अपने वयस्क अवस्था में जब सगर्भता में आती है और उसको आयोडीन की कमी हो जाए, और या फिर किसी और कारण से उसमें थायराइड हार्मोन की कमी हो जाए। अगर किसी माता में सगर्भता के दौरान थायराइड हार्मोन की कमी हुई तो उसके बच्चे को भी प्रॉपर पोषण नहीं मिल रहा होगा आयोडीन का, राइट। अगर किसी माता को सगर्भता के दौरान थायराइड हार्मोन की कमी होती है तो ऐसी माता से जन्मे बच्चे में जनरली क्रेटिनिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, तो जनरली सगर्भता के दौरान अगर माता में सगर्भता के दौरान थायराइड हार्मोन्स में कमी के कारण उसके बच्चे का विकास अवरुद्ध होता है, यानी बच्चे में क्रेटिनिज्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बच्चे का पूरा विकास नहीं हो पाएगा क्योंकि माता के पास भी सफिशिएंट थायराइड हार्मोन एक संख्या में, जितनी संख्या में जितने स्तर में थायराइड हार्मोन चाहिए वो नहीं है। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई। एक तीसरा और आता है बेटा, थर्ड, इसको कहते हैं मिक्सेडेमा भी बीमारी किसकी है? थायराइड हार्मोन के अल्प स्राव की। ये थायराइड हार्मोन का अल्प स्राव होता है वयस्क में। अगर किसी वयस्क में आयोडीन की कमी के अलावा किसी और कारण से थायराइड हार्मोन की कमी हो गई तो उस वयस्क में हम कहेंगे मिक्सेडेमा हुआ है। तो गलगंड, सामान्य गलगंड, क्रेटिनिज्म और मिक्सेडेमा तीनों ही किसकी बीमारी है? थायराइड हार्मोन के अल्प स्राव की बीमारी है, जिसमें से किसी में भी अगर आयोडीन की कमी के कारण थायराइड हार्मोन की कमी हुई है तो उसको गलगंड होगा, सामान्य गलगंड। किसी बच्चे में अगर आयोडीन की कमी के अलावा किसी कारण से थायराइड हार्मोन की कमी होती है तो हम बोलेंगे उस बच्चे को क्रेटिनिज्म हुआ है। किसी वयस्क में अगर आयोडीन की कमी के अलावा किसी और कारण से थायराइड हार्मोन की कमी होती है तो हम बोलेंगे उसमें मिक्सेडेमा हुआ है। और ये वयस्क में होता है, जनरली महिलाओं में देखने को मिलता है,
वयस्क महिलाओं में। अगर किसी वयस्क महिला को मिक्सेडेमा है और उसकी सगर्भता होती है तो उसके होने वाले बच्चे को जनरली क्या देखने को मिलेगा? क्रेटिनिज्म। अभी हम एनसीईआरटी की लाइनें भी पढ़ेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसी महिलाओं में थायराइड हार्मोन क्या करता है? बेस आधारी उपापचयी दर BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट का नियमन करता है। अब इस महिला में या इस वयस्क में थायराइड हार्मोन कम यानी BMR कम, तो इस महिला में भी BMR कम होगा। और साथ ही साथ थायराइड हार्मोन का एक और इंपॉर्टेंट काम क्या था? याद करो, आर्तव चक्र का, मासिक चक्र का नियमन करना। और इसमें इस महिला में T3 T4 कम है, वयस्क महिला में T3 T4 कम है, यानी उसके आर्तव चक्र का नियमन नहीं हो पाएगा और अनियमित आर्तव या मासिक चक्र देखने को मिलेगा, ठीक है। उस महिला का आर्तव या मासिक चक्र अनियमित हो जाएगा। तो ये 3 बीमारियां होती हैं अल्पस्राव की वजह से। नेक्स्ट करते हैं अपन कि एक बीमारी, कुछ बीमारियां होती हैं अतिस्राव की वजह से, अतिस्राव की वजह से, ठीक है। चलो अतिस्राव में बेटा पहली बीमारी आती है जो थायराइड के अतिस्राव की वजह से होती है, वो पहली होती है एक्सोफ्थैल्मिक गोइटर। ये भी गलगंड है और इसका नाम है नेत्रोत्सेधी गलगंड। तो ये भी एक प्रकार का गलगंड है, ठीक है। देखो, एक तो ये सामान्य गलगंड है, ये वाला सामान्य गलगंड है, और ये वाला नेत्रोत्सेधी गलगंड है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि अगर ये वाला गलगंड होगा तो आगे नेत्रोत्सेधी लगा हुआ होगा, कुछ भी नहीं लगा है तो तुम सामान्य गलगंड समझोगे, ठीक है। अब देखो, इसमें नाम नेत्रोत्सेधी क्यों रखा है? कोई तो कारण होगा, बिल्कुल। बेटा इसमें क्या होता है, इसका लक्षण होता है कि इसमें T3 T4 बढ़ गया, क्योंकि हम अतिस्राव की बात कर रहे हैं। हम T3 T4 बढ़ गया तो तुम ही बताओ, BMR तो बढ़ेगा ना, कम थोड़े होगा, BMR बढ़ गया, ठीक है। और बेटा इसमें भी देखने को मिलता है थायराइड में सूजन, थायराइड में बढ़ोतरी हो जाती है यहाँ पर ग्रंथि में। इसीलिए मैं आपको कह रही थी, ये जो सूजन है इसमें भी देखने को मिल सकती है, इसमें भी देखने को मिल सकती है। आप यहाँ पर सूजन देख के पता नहीं कर सकते हो अल्पस्राव है कि अतिस्राव है, तो इसमें भी थायराइड में सूजन देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा, है ना। मार्क कर देती हूँ, यहाँ पर भी थायराइड में सूजन है और यहाँ पर भी एक लक्षण आया है थायराइड में सूजन, ठीक है। इसके अलावा और क्या लक्षण देखने को मिलता है? इसमें शरीर के भार का ह्रास होता है, यानी वेट लॉस होगा बेटा, इसमें वेट लॉस होगा। बेटा कुछ थायराइडिज्म ऐसे होती हैं, कुछ थायराइडता ऐसी होती है जिसमें शरीर का भार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वेट गेन होता है, और कुछ होती है जिसमें वेट लॉस होता है, बहुत ज़्यादा पतली दुबली बॉडी हो जाती है, जिसमें बॉडी एकदम ऐसा लगेगा कि माल न्यूट्रिशन हो रखा है और मसल्स अंदर की ओर जाने लग जाती हैं, ठीक है। तो आप फिर से शरीर का भार देख के पता नहीं कर सकते हो कि शरीर का भार बहुत कम होते जा रहा है मतलब अल्पस्राव है, शरीर का भार बहुत ज्यादा हो रहा है तो मतलब अतिस्राव है। ऐसा नहीं है। जैसे कि देखो, अतिस्राव है पर शरीर के भार में ह्रास हुआ है, वेट लॉस हुआ है, ठीक है। जबकि सामान्य गलगंड में जनरली शरीर का भार ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो शरीर का भार, यहाँ पर सूजन, ये सब देख के आप नहीं बता सकते हो अल्पस्राव है कि अतिस्राव है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि भले ये अतिस्राव है, उसका मतलब ये नहीं कि शरीर का भार बढ़ेगा ही। देखो, शरीर के भार का ह्रास हो रहा है, मतलब वेट लॉस होगा। और इसका नाम हमने नेत्रोत्सेधी क्यों रखा है बेटा? क्योंकि अगर ये वाली बीमारी होती है, ठीक, तो इसमें क्या होता है, नेत्र गोलक ऐसे बाहर की ओर आ जाते हैं, आंखें ऐसे, आंखों की पुतलियां ऐसे थोड़ी बाहर आ जाती हैं, इसीलिए इसका नाम रखा है नेत्रोत्सेधी गलगंड। नेत्र गोलकों का बाहर आना, नेत्र गोलकों का बाहर आना, ठीक है, इसी कारण इसका नाम रखा है। अच्छा, ऐसा कब होता है नेत्र गोलकों का बाहर आना? जनरली मृत शरीर में होता है, इसीलिए इसको कब्र रोग भी कहते हैं, ग्रेव्स डिजीज। इसी को ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं, कब्र रोग,
सिर्फ इसका एक जो लक्षण है ऐसा दिखता है इसलिए, ठीक है। और ये बेटा जो मिक्सेडेमा है इसको कहते हैं गल्स रोग, गल्स डिजीज, गल्स रोग। तो गल्स रोग अलग है, ग्रेव्स रोग अलग है, ग्रेव्स डिजीज, गल्स डिजीज, ठीक है। नेत्रोत्सेदी गलगंड, सामान्य गलगंड, तो सब चीजें अच्छे से याद रखना। इतना तो हो गया आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। पर एक डिजीज, सिर्फ एक डिजीज और कर लेते हैं जो असल में आप इनका नाम सुनेंगे क्लास 12th में, जब आप प्रतिरक्षा पढ़ेंगे तब आप पढ़ते हैं स्वप्रतिरक्षी विकार। स्वप्रतिरक्षी विकार में क्या होता है, आपके प्रतिरक्षा तंत्र ने, जिसको हमने काम दिया था हमारी सुरक्षा करने का, उससे कुछ गलती हो जाती है और स्वप्रतिरक्षा, अपनी ही प्रतिरक्षा की वजह से हमें कोई विकार हो जाता है, तो उसको स्वप्रतिरक्षी विकार कहते हैं। एक यहां पर भी होता है जिसको हम कहते हैं हाशीमोटो डिजीज, हाशीमोटो रोग। बेटा ये जो हाशीमोटो रोग है ना, ये हाशीमोटो रोग थायराइड हार्मोन के अतिस्राव की वजह से होता है, पर इसका कारण स्वप्रतिरक्षी विकार है। हर चीज का रीजन अलग अलग होता है और कारण के हिसाब से आप बताते हो कि उसका नाम क्या होता है। ये नहीं कि अति है तो कुछ भी बोल सकते हो, अतिस्राव है तो उसके कारण के हिसाब से उसका नाम रखाता है, अगर अल्पस्राव है तो उसके कारण, उसकी एज, बहुत सारे कारकों के हिसाब से उनका नाम रखाता है, ठीक है, जिसमें से कुछ कुछ हम पढ़ते हैं। स्वप्रतिरक्षी विकार है, होता क्या है इसमें बेटा, अपने इम्यून सिस्टम से, अपने प्रतिरक्षा तंत्र से क्या गलती हो जाती है, वो गलती से एक ऐसी एंटीबॉडी बना देता है, एक ऐसा प्रतिरक्षी बना देता है जो कि टीएसएच की नकल करता है, टीएसएच की मिमिक्री करता है, ठीक है। हुआ क्या, ध्यान से सुनना, ठीक है, तुमको सब आता है, वही सारी चीजें मैं एक साथ आपको बोल रही हूँ। हुआ क्या, आपके इस पर्सन में जिसको हाशीमोटो रोग होगा, इसके हाइपोथैलेमस ने टीआरएच निकाला ही नहीं, जिसके कहने पे इसके अग्र पीयूष ग्रंथि ने टीएसएच निकाला ही नहीं, यानी वहां से टीएसएच नहीं आ रहा है थायराइड ग्रंथि के पास, पर प्रतिरक्षा तंत्र ने गलती से एक ऐसा प्रतिरक्षी बनाया है जो टीएसएच जैसा दिखता है, सेम टू सेम, हूबहू उसकी नकल करता है। ये जा रहा है और ये जाके थायराइड ग्रंथि को कह रहा है, ये थायराइड ग्रंथि के पास गया और इसको कहता है तुम थायराइड हार्मोन निकालो। थायराइड ग्रंथि किसी और की बात ना मानता, वो सिर्फ टीएसएच की बात मानता है, पर ये टीएसएच का ही हमशक्ल आया इसलिए इसको पता ही नहीं चला और इसने टीएसएच के हमशक्ल के कहने पर T3 T4 निकाल दिया। तो असल में तो बॉडी में मैसेज आया ही नहीं, प्रतिरक्षा तंत्र की गलती की वजह से T3 और T4 का अतिस्राव हो गया। तो हमेशा स्वप्रतिरक्षी रोग ऐसा नहीं है कि कोई प्रतिरक्षी ऐसा बन जाएगा जो कहीं पर जाके आक्रमण ही करेगा। गलती होने से मतलब है प्रतिरक्षा तंत्र के, वो गलती ऐसी भी हो सकती है कि कोई प्रतिरक्षी जाके किसी काम की चीज पर आक्रमण कर दे, या ऐसे भी हो सकती है कि कोई प्रतिरक्षी जाकर किसी चीज का स्राव बढ़ा दे। ऐसे अलग अलग कारण होते हैं स्वप्रतिरक्षी रोग में, अपना अपना जो भी गलती हुई होती है वो हम जगह जगह पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये है आपका थायराइड के विकार के बारे में। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। अल्पस्राव हो सकता है, अतिस्राव हो सकता है। अल्पस्राव में गलगंड, क्रेटिनिज्म और मिक्सेडेमा हो सकता है। गलगंड होता है आयोडीन की कमी से, क्रेटिनिज्म बच्चे में और मिक्सेडेमा वयस्क में होता है थायराइड की कमी से। अल्पस्राव के, अतिस्राव के अंदर आते हैं नेत्रोत्सेदी गलगंड और हाशीमोटो रोग। हाशीमोटो रोग एक स्वप्रतिरक्षी विकार है, 12th क्लास में पूछूंगी आपसे जब वो पढ़ाऊंगी, ठीक है। थायराइड में सूजन इस गलगंड में भी देखी जाती है और इस गलगंड में भी देखी जाती है, इसीलिए इसको गलगंड कहते हैं, ठीक है। जबकि एक्सोथेल्मिक गोइटर में वेट लॉस भी देखने को मिलता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको याद रखने हैं, क्रेटिनिज्म के सिम्टम याद रखने हैं, और ये सारे, ये अनियमित आर्तव चक्र, ये सब एनसीईआरटी का है बेटा, ये आपको याद ही रखना है, ठीक है। ये अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको इसकी एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ एक एक करके, थायराइड और पैराथायराइड की, और साथ में एनसीईआरटी में हिंदी में क्या करेक्शंस करने हैं वो आपको बताती हूँ। आपकी हिंदी की जो एनसीईआरटी है ना बेटा, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं जो मैं आपको साथ के साथ इंग्लिश से कंपेयर करके भी दिखा दूंगी कि इंग्लिश में ये चीज दी हुई है, हिंदी में ये गलत है, तो वो आपको करेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, हमने थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ा,
फिर हमने पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में पढ़ा और हमने ये थायराइड के विकार किए हैं। अब मैं आपको इसकी एनसीईआरटी में बताती हूँ क्या चीज़ें हैं, हम इसको मैच भी कर लेते हैं, थोड़ा और एनसीईआरटी डिकोड भी कर लेते हैं, कोई चीज़ छूट गई हो तो वो लिख भी लेते हैं और साथ ही साथ उसकी गलतियाँ सही कर लेते हैं। ठीक है, चल सबसे पहले देखो पैराथायरॉयड छोटा सा है, ये पढ़ लेंगे अभी, थायराइड पढ़ाती हूँ। ये देखो बेटा, ये तो आपको डायग्राम मिलेगा, चित्र मिलेगा थायराइड और पैराथायरॉयड का। ये तो आपको बताया ही था, ये स्वर नली है। देखो ये स्वर नली है और स्वर नली को हमने क्या पढ़ा था, ट्रैकिया पढ़ा था, तो ये ट्रैकिया है। ठीक है, ये सॉरी बेटा, स्वर नली ट्रैकिया नहीं, स्वर नली हो जाएगा आपका लैरिंग्स, लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स हो गया। और यहाँ पर श्वास नली है, ये श्वास नली है बेटा, और ये आपको ट्रैकियल छल्ले दिखाई दे रहे हैं जो कि किसके बने हुए होते हैं, काचाब उपास्थि के बने होते हैं। श्वास नली क्या हो गई, ट्रैकिया हो गई। ठीक है, और ये आप कौन सा भाग देख रहे हैं, अधर भाग देख रहे हैं, जिसपे ये पूरा आपको बटरफ्लाई आकार का, जिसके 2 लोब्स हैं, थायराइड दिखाई दे रहा है। ये रहा थायराइड ग्रंथि। ठीक है, ये पूरा थायराइड है जिसके ऐसे 2 लोब्स हैं और आगे जुड़े हुए हैं। और ये याद करो किससे जुड़े हुए थे, ये जुड़े हुए थे बेटा, ये रहा इस्थमस। किससे जुड़े हुए थे, इस्थमस। ठीक है, और हमने इसी का जब पृष्ठ सतह देखी थी तो हमने देखा था ये थायराइड का है एक लोब और थायराइड का दूसरा लोब, यानी पालियां दिखाई दे रही हैं। तो ये देखो थायराइड लिखा हुआ है यहाँ पे, पालियां जो है वो दिखाई दे रही है, वो लिखी हुई हैं। और इसी पर देखो क्या था, 1 2 इधर और एक पाली पर इधर 2, एक पाली पर एक जोड़ा और एक पाली पर एक जोड़ा क्या लगा हुआ है, पैराथायरॉयड, 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 पैराथायरॉयड। इसीलिए पैराथायरॉयड में लिखा था कि थायराइड की प्रत्येक पाली पर एक जोड़ा पैराथायरॉयड है और टोटल उसके 4 गोलाकार उभार हैं। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ डायग्राम में। अब तुम्हें इसमें करेक्शन क्या करनी है वो देखो ध्यान से। थायराइड की स्थिति की आरेखी प्रस्तुति, ठीक, पहला लिखा है पृष्ठ दृश्य और दूसरा लिखा है अधर। बेटा हमने क्या सीखा था, ये वाला होता है अधर, आप आगे की ओर से इस्थमस देख पाते हो, आगे की ओर से ये ट्रैकियल छल्ले देख पाते हो, श्वास नाल पर जो छल्ले लगे हुए हैं, है ना, तो ये अधर भाग में होते हैं। जबकि ये तो पृष्ठ भाग होता है, यानी कि ये जो पैराथायरॉयड होता है ये थायराइड के पृष्ठ भाग पे मिलता है, ध्यान करो। जबकि यहाँ पर उल्टा लिखा है, अ वाले डायग्राम पे लिखा है पृष्ठ और ब पे लिखा है अधर, तो इसको ठीक करो। अ वाला क्या हो जाएगा, अ वाला क्या हो जाएगा अधर और ब वाला क्या हो जाएगा पृष्ठ। ठीक है, इसको ठीक करिए और इसको आप एक बार चेक भी कर लीजिए, थोड़ी इंग्लिश आपको समझ में आती है। ये देखो वेंट्रल, वेंट्रल मतलब अधर, वेंट्रल मतलब अधर, और सेकंड वाले में दिया डॉर्सल मतलब पृष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पर बेबी पहला आएगा अधर यानी वेंट्रल और दूसरा आएगा पृष्ठ यानी डॉर्सल। अधर यानी वेंट्रल और पृष्ठ यानी डॉर्सल। एक तो ये करेक्शन करना है आपको। ठीक है, अब पढ़ते हैं थायराइड के बारे में। देखो क्या दिया हुआ है, थायराइड ग्रंथि श्वास नाल के दोनों ओर है। ठीक है, श्वास नाल के दोनों ओर है। डार्क कलर ले लेते हैं थोड़ा। श्वास नाल के दोनों ओर है। ठीक है, 2 पालियों से बनी है, 2 पाली, द्विपाली हमने लिखा था। दोनों पालियां संयोजी ऊतक की पतली पल्लीनुमा इस्थमस, कल आपको बताया था इस्थमस किसका बना हुआ है, संयोजी ऊतक, कैसा है, पतली पल्लीनुमा संरचना है से जुड़ी होती है। और ये इस्थमस आपको कहाँ मिलेगा बेटा, अधर भाग में, आगे साइड पर देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों पालियों को जोड़ता है। प्रत्येक थायराइड ग्रंथि, प्रत्येक का मतलब ये नहीं कि एक से ज्यादा थायराइड ग्रंथि है बेटा, ये प्रत्येक आप हटा सकते हैं यहाँ से, और ये भी हम एक बार इंग्लिश में यहाँ चेक कर लेते हैं। ये देखो थायराइड ग्रंथि, बोथ द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स। सिर्फ इतना कह रहा है कि थायराइड ग्रंथि में फॉलिकल होते हैं, प्रत्येक नहीं लगा हुआ है। ये प्रत्येक यहाँ पर लगाना गलत है बेटा, प्रत्येक हटाएंगे यहाँ से। ठीक है,
थायराइड ग्रंथि किससे बनी हुई है बेटा? एक तो पुटक है उसमें, और इन पुटकों को आप क्या कहते हैं? थायराइड पुटक कहते हैं, याद करो, जिसके अंदर आपने पुटकीय कोशिका की थी, तो ये थायराइड पुटक हो गई। और दूसरा उसमें क्या होता है? भरण ऊतक होते हैं, जिसको आपने स्ट्रोमा भी कहा था। प्रत्येक थायराइड पुटक, अब ठीक है, पुटक तो बहुत सारी है अंदर, प्रत्येक थायराइड पुटक एक गुहा, मैंने आपको कहा था ना बीच में गुहा होती है, को घेरे पुटक कोशिकाओं, पुटक के अंदर क्या होगा? पुटक कोशिकाओं। और ये कोशिकाएं कौन सी थी? याद करो, ये कोशिकाएं थी बेटा सरल घनाकार उपकला। क्या कह सकते हैं हम सरल घनाकार उपकला को? और हम इसको और कह सकते हैं वृहद गोलाकार कोशिकाएं, क्योंकि बड़ी गोल कोशिकाओं जैसी दिखाई देती हैं। पुटक कोशिकाओं से निर्मित होता है। ये पुटक कोशिकाएं, यानी पुटक के अंदर से पुटक कोशिकाएं हार्मोन का निर्माण करती हैं, जो इस गुहा में भर जाता है, और पुटक के अंदर ये दो हार्मोन बनते हैं, यानी थायराइड पुटक से बने हुए हार्मोन की बात हो रही है। दो हार्मोन टेट्रा आयोडोथायरोनिन T4, और ये देखो अब फिर से यहाँ गलत लिखा हुआ है, अथवा मतलब और, ठीक है, टेट्रा आयोडोथायरोनिन T4 अथवा थायरोक्सिन, ये तो एक हार्मोन का नाम हो गया बेटा, कि आप इसको टेट्रा आयोडोथायरोनिन या T4 अथवा थायरोक्सिन बुलाओ। और दूसरा हो गया ट्राई आयोडोथायरोनिन यानी T3, तो एक हार्मोन ये हो गया, दूसरा हार्मोन ये हो गया, ठीक है, का संश्लेषण करती है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, देखो क्या दिया है। थायराइड हार्मोन में सामान्य दर से संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। ये तो यहीं से पता चल गया ना बेटा, टेट्रा आयोडो, ट्राई आयोडो, तो फिर क्या होगा? आयोडीन आवश्यक है। अगर हमारे भोजन में आयोडीन में कमी हुई तो क्या हो जाएगा? अवथायरॉइडता। आयोडीन कम तो T3 T4 कम, यानी अल्पथायरॉइडता या अवथायरॉइडता हो जाएगी, हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपो। और इसमें देखो थायराइड ग्रंथि में वृद्धि होगी, समझ रहे हो? अल्पथायरॉइडता हुई है, पर थायराइड ग्रंथि में तो यहाँ वृद्धि हो जाएगी ना, ठीक है। तो अल्पथायरॉइडता के कारण थायराइड ग्रंथि में वृद्धि होगी, ठीक है, जिसे साधारणतः हम क्या कहते हैं? गलगंड। ये पहली बीमारी दी है, किसकी बीमारी है ये? अवथायरॉइडता की बीमारी है। और इसमें एक लक्षण क्या होगा? थायराइड ग्रंथि की वृद्धि। साधारणता जिसको आप गलगंड कह रहे हैं, उसका कारण क्या है? आयोडीन की कमी, आयोडीन की कमी के कारण हुआ है। गर्भावस्था के समय अगर अवथायरॉइडता हो गई तो गर्भ में विकसित हो रहे बालक की वृद्धि विकृत हो जाती है, बिगड़ जाती है, ठीक। इस बच्चे की अवरोधित वृद्धि, देखो पहला सिम्टम दिया है अवरोधित वृद्धि को क्रेटिनिज्म, ये रहा दूसरी बीमारी क्रेटिनिज्म। उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा क्रेटिनिज्म में? क्रेटिनिज्म में अवरोधित वृद्धि होगी, यानी वामनता। वामनता मतलब होता है बेटा बौनापना, ठीक है, बौनापन, वामनता इसी को कहते हैं, यानी अवरोधित वृद्धि होगी। और क्या होगा? देखो मंद बुद्धि, मंद बुद्धि दूसरा सिम्टम। त्वचा असामान्यता, उसकी त्वचा भी सामान्य नहीं होगी, बहुत ज़्यादा ड्राई सूखी त्वचा होगी, सही स्किन नहीं होगी, मतलब उसकी। मूक बधिरता, बच्चा बहरा और गूंगा होगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ तक किसके बारे में दिया है? क्रेटिनिज्म के बारे में। एक तो अवथायरॉइडता में दिया है गलगंड, जिसका कारण है आयोडीन की कमी और थायराइड ग्रंथि में वृद्धि होगी। दूसरा है बेटा अवरोधित वृद्धि यानी क्रेटिनिज्म, जिसमें अवरोधित वृद्धि होगी, वामनता होगा, मंदबुद्धि होगी, त्वचा असामान्यता होगी, मूक बधिरता होगी। किसमें? बालक में। ये बालक जनरली कैसा होगा? अगर गर्भावस्था के समय अवथायरॉइडता हो जाए माता को, गर्भावस्था के समय अवथायरॉइडता हो जाए अगर, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, वयस्क स्त्रियों में अवथायरॉइडता हो गई अगर, जिसको आपने बोला था मिक्सेडेमा, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? मिक्सेडेमा, ठीक है, मिक्सेडेमा। मासिक चक्र को अनियमित करता है, ये इसका लक्षण हो गया, ठीक है। ये किसके बारे में हुआ? अवथायरॉइडता। अगला बढ़ते हैं, थायराइड ग्रंथि के कैंसर, अगर कैंसर हो तो नंबर ऑफ कोशिका बढ़ जाएगी, अथवा इसमें गांठ अगर बन गई, चाहे कैंसर बोलो या गांठ बोल लो, तो थायराइड हार्मोन के संश्लेषण की दर असामान्य रूप से अधिक हो जाती है, बढ़ जाएगी ऑफ कोर्स।
अगर बढ़ गई तो बेटा क्या होएगा, थायराइड अतिक्रियता कहते हैं इसको। थायराइड की क्रियाशीलता बढ़ जाएगी जो शरीर की कार्यकी पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। देखो क्या प्रभाव डालती है। थायराइड हार्मोन आधारी उपापचय दर के नियमन के लिए मुख्य भूमिका निभाते हैं, ये तो हमको पता ही है। ये हार्मोन, अब यहाँ पर क्या किया है बेटा, थायराइड अतिक्रियता बता के छोड़ दिया है। उसके कारण क्या होगा, नेत्रोत्सेदी के बारे में बाद में दिया है। अब थायराइड हार्मोन के कार्य लिखे हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पर क्या दिया है, ये सारा क्या दिया है, थायराइड हार्मोन के कार्य। ये कौन से वाले कार्य हैं बेटा, याद करो हमने जो यहाँ पर पढ़ा था, ये देखो ये वाले जो कार्य हमने पढ़े थे ना, उसके बारे में लिखा है। चलो इसको देखते हैं वहां पर एनसीईआरटी में। देखो क्या क्या कार्य दिया है। थायराइड हार्मोन क्या करता है, आधारी उपापचयी दर यानी बीएमआर का नियमन करता है, पहला काम हो गया, मुख्य भूमिका निभाता है उसमें। हार्मोन लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को भी इसमें भी सहायता करता है, दूसरा कार्य हो गया। थायराइड हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय यानी संश्लेषण और विखंडन में भी मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय यानी संश्लेषण और विखंडन में भी को भी नियंत्रित करता है, तीसरा कार्य हो गया। और देखो जल और विद्युत अपघटयों का नियमन भी करता है, चौथा कार्य हो गया। और इसी जल और विद्युत अपघटयों के नियमन को ही तो तुम क्या कहते हो, इसी को तुम कहते हो परासरण नियमन। परासरण नियमन यानी कि थायराइड हार्मोन का परासरण नियमन करने में भी काम होता है, ठीक है। परासरण नियमन किया, प्रभावित करता है। अब देखो थायराइड ग्रंथि से एक प्रोटीन हार्मोन, कैसा हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन, हर डिटेल तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक प्रोटीन हार्मोन आता है, कौन सा प्रोटीन हार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन, जिसको तुम कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन कहते हो, जिसको तुम टीसीटी या टीसीएच कहते हो, ठीक है, का भी स्राव होता है। और ये कैल्सिटोनिन कैसा है बेटा, प्रोटीन प्रकृति का है हार्मोन, है तो हार्मोन पर उसकी प्रकृति क्या है, प्रोटीन की है, जो रक्त में कैल्शियम स्तर का नियंत्रण करता है, ठीक है। याद है ना, रक्त में कैल्शियम का नियंत्रण करता है। और क्या नियंत्रण करता है, तो मुझे याद दिला दो जरा, रक्त में कैल्शियम को कम करता है या ज्यादा करता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, कम करता है, रक्त में कैल्शियम को कम करता है। यानी ये कैल्सिटोनिन कैसा होता है बेटा, अल्प नहीं, निम्न लिख लो, अल्प भी सही है, निम्न लिख लो, निम्न कैल्शियम रक्तता हार्मोन। कैसा हार्मोन है कैल्सिटोनिन, रक्त में कैल्शियम को कम करता है। कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन जो कि एक प्रोटीन हार्मोन है, जो थायराइड ग्रंथि से ही आता है, वह स्राव कहाँ से होता है, सी कोशिका से, परापुटकीय कोशिका से, जो कि भरण ऊतक में रखी हुई है। यहाँ पर याद है हमने किया था कि भरण ऊतक के अंदर एक कोशिका होती है, सी कोशिका, इसी से तो आता है ये कैल्सिटोनिन। कहाँ से आता है ये कैल्सिटोनिन, सी कोशिका से आता है, ठीक है, जो कि कहाँ रखा है, भरण ऊतक में, यानी स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा किसको कहते हैं, भरण ऊतक को, का भी स्राव करता है, जो कि कैल्शियम स्तर का नियंत्रण करता है। ये तो ठीक है, पर कैसे नियंत्रण करता है, कैल्शियम को ब्लड में कम करता है, निम्न कैल्शियम रक्तता हार्मोन। यहां तक खत्म हुआ बेटा कैल्सिटोनिन के बारे में। ये सारे चार कार्य आपने किसके किए, चार कार्य दिए हुए हैं थायराइड हार्मोन के। फिर लिखा हुआ एक और हार्मोन होता है और उसका कार्य दिया हुआ है। अब यहां पर जो हमने छोड़ा था ना, उसके बारे में लिखा हुआ है कि अवथायरॉइडता से तीन बीमारियां की तुमने, पहली गलगंड, दूसरी की क्रेटिनिज्म और तीसरी का नाम दिए बिना इसने लिखा है वयस्क महिलाओं में अवथायरॉइडता, जिसको हम कहते हैं मिक्सेडेमा। अब अगर थायराइड की अतिक्रियता हुई, यानी कि ज्यादा थायराइड हार्मोन निकलने लगा, तो देखो क्या होगा, नेत्रोत्सेधी गलगंड, ये अतिक्रियता के कारण होता है, ठीक है। यानी एक्सोफ्थेल्मिक गोइटर, थायराइड अतिक्रियता, ये देखो थायराइड अतिक्रियता
का एक रूप है। थायराइड ग्रंथि में वृद्धि, इसमें भी देखो क्या सिम्टम देखने को मिलेगा कि थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो गई है। थायराइडता होगी तो थायराइड ग्रंथि में वृद्धि होगी। ये थायराइड ग्रंथि में वृद्धि यहाँ पर भी हुई थी और यहाँ पर भी होगी। नेत्र गोलकों का बाहर आना, बाहर की ओर उभर आना, जिसके कारण इसको नेत्रोत्सेदी कहते हैं। आधारी उपापचय दर में वृद्धि, बिल्कुल वृद्धि होगी, T3 T4 ज़्यादा निकल रहा है। एवं भार का ह्रास होना इसके अभिलक्षण है। इसे ग्रेव्स रोग यानी कब्र रोग भी कहते हैं। ठीक है, इसको कब्र रोग भी कहते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है, भार का ह्रास होता है, वेट लॉस होता है। इसीलिए तुम बता नहीं सकते हो कि अगर वेट कम हुआ है तो अल्पस्राव है कि अतिस्राव है। ठीक है, यहाँ पर और कोई करेक्शन नहीं है। करेक्शन यहाँ पर थी बेटा आपके डायग्राम में, बस पृष्ठ और अधर वर्ड की। लेकिन पैराथायरॉयड में थोड़ी करेक्शन है। ये हुई आपकी थायराइड ग्रंथि की एनसीईआरटी। अब पैराथायरॉयड पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, अच्छे से अपनी एनसीईआरटी को डिकोड करिए पूरा एक एक लाइन। ठीक है, और देखिए हर चीज़ आपके नोट्स में होनी चाहिए, ये सब इंक्लूडेड है आपके नोट्स में। और नोट्स में जो सीखा उससे आपने कुछ चीज़ें यहाँ पर एनसीईआरटी में ऐड कर ली हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पैराथायरॉयड पे। ठीक है, पैराथायरॉयड में ये तो आपने किया ही था, थायराइड ग्रंथि है, पैराथायरॉयड है। पैराथायरॉयड को आपको 1, 2, 3 और 4 उभार भी दिख रहे हैं। थायराइड के एक लोब पर, एक पाली पर आपको 2 उभार और एक पर 2 उभार दिख रहे हैं। इसके एनसीईआरटी पढ़ते हैं। मानव में 4 पैराथायरॉयड ग्रंथियां हैं जो कि थायराइड ग्रंथि की पश्च सतह है। अब पश्च भी बहुत अच्छा वर्ड नहीं है, इसको अगर बोलते हैं पैर की साइड को पश्च बोलते हैं, जबकि थायराइड की पृष्ठ सतह पर है। ठीक है, एनसीईआरटी में देखो, इंग्लिश वाले में देखो, पैराथायरॉयड 4 पैराथायरॉयड प्रेजेंट ऑन दी बैक साइड, बैक यानी डॉर्सल साइड होता है। ठीक है, डॉर्सल साइड होता है। तो यहाँ पर लिखा है पश्च, बहुत गलत नहीं है पर एकदम सही क्या हो जाएगा, पृष्ठ सतह। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पर स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि की 2 पालियों, थायराइड ग्रंथि की 2 पालियां होती हैं, पर प्रत्येक पाली में एक जोड़ी पैराथायरॉयड पाया जाता है। जो पैराथायरॉयड हार्मोन यानी पीटीएच नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करता है। पैराथायरॉयड एक हार्मोन है जिसकी प्रकृति क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है। पीटीएच का स्राव रक्त के साथ परिसंचरित कैल्शियम आयन के द्वारा नियमित होता है। मतलब देखो, जैसे तुमने किया था कि कैल्सिटोनिन कैल्शियम का नियमन करता है, वैसे ही ये भी करता है। द सिक्रीशन ऑफ पीटीएच इज रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ कैल्शियम आयन। इसका मतलब ये है बेटा कि पीटीएच आएगा कि नहीं आएगा, ये कौन तय करेगा, कौन डिसाइड करेगा कि पीटीएच आना है कि नहीं आना है। पीटीएच का स्राव किसके कारण होता है, रक्त के साथ परिसंचरित हो रहे कैल्शियम आयन के द्वारा नियमित होता है। ब्लड में कितना कैल्शियम है वो नियमित करता है कि पीटीएच आएगा या नहीं आएगा या कितना आएगा, यानी पीटीएच के स्राव को नियमित करता है। क्योंकि पीटीएच भी कैल्शियम के नियमन में ही मदद करता है। पर कैल्सिटोनिन क्या करता था, अभी हमने पढ़ा कि कैल्सिटोनिन निम्न कैल्शियम रक्तता हार्मोन है, मतलब कि ब्लड के कैल्शियम को कम करता है। जबकि पैराथायरॉयड क्या है, अति कैल्शियम रक्तता हार्मोन है। पैराथायरॉयड हार्मोन रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है, कैल्सिटोनिन से उल्टा काम करता है। यानी ये क्या हो गया, अति कैल्शियम रक्तता हार्मोन। और अति को आप क्या बोलते हैं, हाइपर, तो इसी को आप कह सकते हैं हाइपर कैल्समिक हार्मोन है ये। ठीक है, अब देखो कैसे ये ब्लड के कैल्शियम को बढ़ाएगा। अगर तुम्हारे ब्लड में कैल्शियम कम हो गया, रक्त के साथ परिसंचरित होने वाला कैल्शियम आयन मान लो कम हो गया, तो वो पीटीएच को बोलेगा तू बाहर आ जा, और कहीं से भी चुरा के कैल्शियम लेके आ, ब्लड में इतना कैल्शियम रहना चाहिए। तो देखो इसने क्या क्या किया, कैसे कैसे ब्लड में कैल्शियम बढ़ाया। पीटीएच अस्थियों पर कार्य कर अस्थि अवशोषण या विघटन या विखनिजन करता है और अस्थि में से कैल्शियम चुरा के ले आता है। ये पहला काम किया। दूसरा क्या किया, वृक्क नलिकाओं से कैल्शियम का पुनः अवशोषण बढ़ा दिया। बोला यूरिन में कैल्शियम नहीं जाएगा, बॉडी में ऑलरेडी कम है।
तो जो गुच्छीय निस्यंद था उसमें से कैल्शियम का पुनः अवशोषण ब्लड में बढ़ा दिया, तो ब्लड में कैल्शियम बढ़ जाएगा और यूरिन में नहीं जाएगा। ठीक है, पचित भोजन, मैंने आपको कल भी बोला था, अपाचित भोजन से नहीं, पचित भोजन से कैल्शियम का अवशोषण, यहाँ पर अवशोषण कहते हैं, यहाँ पर पुनः अवशोषण कहते हैं, क्योंकि ये तो ब्लड से गिरा था, ब्लड में वापस आ रहा है, तो पुनः दोबारा, यहाँ पर तो पहली बार ही कैल्शियम का अवशोषण हो रहा है। अगर ब्लड में सफिशिएंट कैल्शियम रहता, पर्याप्त मात्रा में रहता, तो पचित भोजन से कम अवशोषित होता, अभी कम है तो पीटीएच कहता है ज्यादा अवशोषित करो, तो पचित भोजन से कैल्शियम को अवशोषण को भी प्रेरित करता है। ये 3 कार्य इसने किए। अतः ये स्पष्ट है कि पीटीएच एक अति कैल्शियम रक्तता हार्मोन है, यही जो बात हमने यहाँ पर लिखी है, यानी हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है, यही जो हमने यहाँ पर लिखा था, क्योंकि ये रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है, इन 3 तरीकों से बढ़ाता है। अब देखो, अब समझना क्या गलत हो गया यहाँ पे एनसीईआरटी में हिंदी में। यह थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिलकर यह शरीर में कैल्शियम स्तर को बढ़ाता है। अरे नहीं, थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिलकर कैल्शियम का नियमन करता है, एक बढ़ाते हैं एक कम करते हैं, तो ऐसा नहीं कि उसके साथ मिलकर दोनों कैल्शियम को बढ़ाते हैं। टीसीटी यानी कैल्सिटोनिन के साथ मिलकर यह शरीर में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये तो ठीक है, अब देखो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, इसी के हिसाब से हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। देखो यहाँ तक हो गया, इट इज द हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन, इट इंक्रीजेज द ब्लड, हाँ, अलॉन्ग विथ टीसीटी, टीसीटी के साथ मिलकर इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी, शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाए रखने में मदद करता है। यहाँ पर देखो अब क्या लिखा हुआ है हिंदी की एनसीईआरटी में, ये वाली लाइन एक्स्ट्रा दी हुई है, यह थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिलकर यह शरीर में कैल्शियम स्तर को बढ़ाता है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ये इंग्लिश में डिलीटेड है बेटा। तो सीधे क्या करना है, थायरोकैल्सिटोनिन टीसीटी यानी कि कैल्सिटोनिन के बारे में लिखा हुआ है, कैल्सिटोनिन के साथ मिलकर यह शरीर में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि कैल्सिटोनिन और थायरोकैल्सिटोनिन दोनों मिलकर कैल्शियम का स्तर का नियमन करते हैं। नियमन में हमको ये नहीं पता कि वो कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, जिसमें से हमने सीखा यहाँ पे कि कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्शियम के स्तर को कम करता है ब्लड में, और पैराथायरॉयड का पैराथॉर्मोन क्या करता है, कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। इसीलिए दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। तो ये एनसीईआरटी के कुछ करेक्शन थे जो आपको करने हैं। मैंने हैंड टू हैंड आपको इंग्लिश की एनसीईआरटी भी दिखा दी है कि वहाँ पर ये चीज़ नहीं है या क्या है, ताकि आपको कंप्लीटली पता होना चाहिए। अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है और आप अपने साथ इंग्लिश की एनसीईआरटी भी रखते हैं, तो आप खुद से ये चीज़ देखते रहा करिए कि हिंदी की बुक में बहुत सारी करेक्शंस होती हैं। तो यहाँ से ये लाइन हटा देंगे। इसके अलावा यहाँ पर अधर और पृष्ठ को चेंज कर लेंगे, ठीक है। और ये आपकी सारे के सारे जितने भी फंक्शंस इसमें दिए हुए हैं, आप फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कि आपके नोट्स में ये जहाँ पे भी आपने डिजीज़ के बारे में लिखा है, सारी चीज़ें हमने स्टार मार्क कर ली हैं जो इम्पॉर्टेंट है, और जहाँ पर हमने इसके फंक्शन लिखे हैं वो सारे इंक्लूडेड होने चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट थायराइड एंड पैराथायरॉयड ग्लैंड। हमने एनसीईआरटी से थायराइड और पैराथायरॉयड को पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में फिर किसी एक ग्लैंड के साथ स्टार्ट करेंगे। आप अच्छे से इसको कंप्लीट कर लीजिए विद एनसीईआरटी, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।